Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is total internal reflection, chapter number 12, पेज नंबर 44. रिफ्लेक्शन को तो हमने सिंपली डिस्कस किया था कि लाइट किस चीज़ से आके टकराती है और टकराने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है. मीन्स यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता, वो एक ही मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम से टकरा कर वापस पहले मीडियम में ही वापस चली जाती है. लेकिन रिफ्लेक्शन में जब एक मीडियम से रे दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो डेविएट हो जाती है अपने पाथ से. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन का प्रोसेस. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी डेंसर टू रेयर मीडियम रे एंटर होगी. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर होती है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है. मीन्स जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी. जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा. यहाँ तक कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो लेयर जो मिरर की है उसके परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है. जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो क्रिटिकल एंगल कहलाता है. इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है. जब डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल सी से ग्रेटर हो जाए तो लाइट सेकंड मीडियम मीन्स एयर में एंटर नहीं होती, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता. क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर वैल्यू वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस की तमाम रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट होकर डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाती हैं. इसीलिए ये डेंसर मीडियम से बाहर मीन्स हवा में जाने की बजाय मुकम्मल तौर पर लेयर से रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होकर मिरर में ही वापस आ जाती हैं. इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है. नंबर 1 इज़ इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो रही हो, और नंबर 2 इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो.